चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, हिंद महासागर में विनाशकारी सुनामी के 20 वर्ष पूरे हुए हैं। तो 2004 में हिंद महासागर में विनाशकारी सुनामी उत्पन्न हुई थी। ये इंडोनेशिया के सुंडा ट्रेंच के पास आई 9.1 तीव्रता के भूकंप के कारण हुई थी। इस सुनामी ने लगभग 14 देशों में भारी तबाही मचाई थी। सुंडा ट्रेंच प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। रिंग ऑफ फायर तीव्र ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियों का एक आर्च है जो दक्षिण पूर्वी एशिया से होते हुए जापान से लेकर प्रशांत बेसिन तक फैला हुआ है। सुनामी के विषय में जानते हैं तो भूकंप, भूस्खलन, समुद्र में लावा के प्रवेश, समुद्री पर्वत के ढहने या उल्कापिंड के प्रभाव के कारण समुद्री नीतल पर तीव्र हलचल उत्पन्न होती है। इसके कारण जल के भीतर पैदा होने वाली अशांति से तरंगों की विशाल श्रृंखला पैदा होती है। इसे सुनामी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे सुनामी की विशेषता के विषय में। तो सुनामी की लहरें गहरे महासागरीय क्षेत्र में जहाजों द्वारा अनुभव नहीं की जाती है, क्योंकि वहां इन लहरों की ऊंचाई बहुत कम होती है, जबकि इन लहरों के बीच की दूरी एक दूसरे से बहुत अधिक होती है। हालांकि जब सुनामी उथले जल के पास पहुंचती है तो समुद्री लहरों का आयाम बढ़ जाता है। सुनामी की गति समुद्र की गहराई पर निर्भर करती है, न कि लहर के स्रोत से दूरी पर। ठीक है, अब बात करते हैं सुनामी के प्रभाव से निपटने के लिए उठाए गए कदम के विषय में। तो वैश्विक स्तर की बात करें तो यूनेस्को आईओसी सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम के विषय में बात करते हैं पहले। तो ये वैश्विक तटीय क्षेत्रों में सुनामी से संबंधित जोखिमों की रोकथाम को मजबूत करने के लिए एक स्वैच्छिक एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आधारित प्रयास है। सुनामी यूनाइटेड प्रोग्राम, तो यह सुनामी से निपटने से जुड़ी तैयारी बेहतर बनाने के लिए यूनेस्को की प्रमुख पहल है और वैश्विक सुनामी पूर्व चेतावनी और शमन कार्यक्रम। तो ये यूनेस्को आईओसी द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। इसके तहत सदस्य देशों को सुनामी से संबंधित जोखिमों का आकलन करने, पूर्व चेतावनी प्रणाली लागू करने आदि में सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, बात करते हैं भारत की। तो भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र, तो इसे भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ITEWC यानी इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर भारत को सुनामी से संबंधित सलाह सूचना देने हेतु नोडल एजेंसी है। भारत में सुनामी के प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और एप्स और डिवाइस का विकास, तो उदाहरण के लिए समुद्र में चेतावनी और अलर्ट के लिए जेमिनी डिवाइस यूज की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की। तो भारतीय वन सर्वेक्षण द्विवार्षिक आधार पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी ISFR प्रकाशित करता है। इस रिपोर्ट को पहली बार 1987 में प्रकाशित किया गया था। ISFR 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। FSI पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला एक संगठन है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो कुल वन एवं वृक्ष आवरण या 2021 के आकलन की तुलना में भौगोलिक क्षेत्र के 25.17% तक बढ़ गया है। इसमें 21.76% वन आवरण और 3.41% वृक्ष आवरण शामिल है। वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्य तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान है। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक क्षेत्रफल पर वन आवरण मौजूद है। इनमें से 8 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों जिसमें मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में 75% से अधिक वन आवरण है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में देश के कुल भू क्षेत्र के कम से कम 1/3 भाग को वन या वृक्ष आच्छादित करने का प्रावधान किया गया है। मैंग्रोव आवरण, तो देश के कुल मैंग्रोव आवरण 4,992 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। गुजरात में कमी देखी गई है, जबकि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के अंतर्गत लक्ष्य, तो भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 के समतुल्य तक पहुंच गया है। यह दर्शाता है कि 2005 के आधार वर्ष की तुलना में भारत पहले ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच चुका है, जबकि 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अब बात करेंगे बांसधारी क्षेत्र का विस्तार। तो देश में बांसधारी क्षेत्र का विस्तार 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। वर्ष 2021 में किए गए पिछले आकलन की तुलना में बांस क्षेत्र में 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये देखते हैं एक बार वन एवं वृक्ष आवरण। तो क्षेत्रफल के अनुसार शीर्ष 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। और प्रतिशत के अनुसार शीर्ष 3 राज्यों की बात करें तो है लक्षद्वीप 91.33%, मिजोरम 85.34% और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
81.62% है। ठीक है, ये बात की हमने वन एवं वृक्ष आवरण के विषय में। अब बात करेंगे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में भारत में कच्चे तेल के भंडारण को लेकर चिंता जाहिर की गई। तो रिपोर्ट में बताया गया कि 2023-24 के बजट में कच्चे तेल के भंडारण के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में कच्चे तेल के भंडारण पर कोई खर्च नहीं किया गया। भारत की रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के विषय में जानते हैं। तो भारत सरकार ने रणनीतिक तौर पर कच्चे तेल के भंडारण के लिए वर्ष 2004 में रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व कार्यक्रम की शुरुआत की थी। संस्था तो इसे भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड द्वारा प्रबंधित किया जाता है। एसपीआर कार्यक्रम के 2 चरण हैं। तो पहला है, इस कार्यक्रम के पहले चरण के तहत विशाखापत्तनम, मंगलोर और पादुर में कुल 5.33 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल का भंडारण करने के लिए भंडारण सुविधाएं विकसित की गई हैं। इनमें से पादुर में सबसे अधिक भंडारण क्षमता है। चरण 2 की बात करें तो 2021 में सरकार ने ओडिशा के चांदीखोल में 4 मिलियन मीट्रिक टन और कर्नाटक के पादुर में 2.5 मिलियन मीट्रिक टन में 2 अतिरिक्त वाणिज्यिक सह रणनीतिक तेल भंडारण केंद्रों को मंजूरी दी। भारत में कच्चे तेल के कुल भंडारण क्षमता के विषय में देखते हैं। तो भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड का रणनीतिक भंडारण 9.5 दिनों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। तेल कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक भंडारण 64.5 दिनों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और चरण 2 में गैर अतिरिक्त दिनों की आवश्यकताओं को पूरा करने की योजना है। इससे भारत रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण के मामले में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के 90 दिन के मानक के करीब पहुंच जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व का सामरिक महत्व। तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिरीकरण के लिए रणनीतिक साधन, उदाहरण की बात करें तो तेल की कीमतों को कम करने के लिए 2021 में विश्व के बड़े तेल उपभोक्ताओं देशों के साथ मिलकर भारत ने अपने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व से 5 मिलियन बैरल तेल की आपूर्ति बाजार में की थी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक शक्ति में वृद्धि। तो उदाहरण देखते हैं, 2017 में यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में कच्चे तेल का भंडारण करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। ठीक है, अब बात करेंगे भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के विषय में। इसकी उत्पत्ति हुई 2004 में। प्रकार, यह स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में कार्य करती है और ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। मंत्रालय इसका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति। तो ISPRL अपनी 30% भंडारण क्षमता भारतीय और विदेशी कंपनियों को पट्टे पर देकर वाणिज्यिक उपयोग कर सकता है और आपातकालीन परिस्थितियों में कच्चे तेल की संपूर्ण भंडारण क्षमता पर सरकार का प्राथमिक अधिकार होगा। ठीक है, ये बात की हमने ISPRL के विषय में। अब बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने कुवैत की पहली आधिकारिक यात्रा की। तो इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री को कुवैत के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। यात्रा के मुख्य परिणामों पर एक नजर डालते हैं। रणनीतिक साझेदारी, तो भारत और कुवैत ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन, तो भारत ने सतत ऊर्जा सहयोग के लिए कुवैत के ISA में शामिल होने के फैसले का स्वागत किया है। एशियन कोऑपरेशन डायलॉग ACD, तो क्षेत्रीय सहयोग में ACD के महत्व पर बल दिया गया। गौरतलब है कि ACD का उद्घाटन 2001 में एशिया की सामूहिक शक्तियों का लाभ उठाने के उद्देश्य से किया गया था। इसमें 35 देश शामिल हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। भारत GCC सहयोग, तो कुवैत ने भारत और GCC खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों के बीच मजबूत संबंधों का समर्थन करने की बात कही। वर्तमान में GCC की अध्यक्षता कुवैत के पास है। अन्य घटनाक्रम जानते हैं, तो नवीनीकृत सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम 2025 से 2029 पर हस्ताक्षर किए गए। यह कार्यक्रम कला, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देगा। इसके अलावा भारत ने आतंकवाद से निपटने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चौथे दुशांबे प्रक्रिया चरण की मेजबानी के लिए कुवैत की सराहना की। ठीक है, अब बात करेंगे भारत कुवैत संबंध के विषय में। तो अगर व्यापार संबंधों की बात करें तो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत और कुवैत के बीच कुल 10.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ था। भारत इस व्यापार में घाटे की स्थिति में है। ऊर्जा सुरक्षा, तो वित्त वर्ष 2023-24 में कुवैत ने भारत की कुल ऊर्जा जरूरतों का 3% प्रदान किया था। यह भारत का 9वां सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है। प्रवासी, कुवैत में लगभग 1 मिलियन भारतीय रहते हैं, जो संख्या और कार्यबल के हिसाब से कुवैत का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। ठीक है, ये बात की भारत कुवैत संबंध के विषय में। अब बात करेंगे खाड़ी सहयोग परिषद यानी
जीसीसी के विषय में। तो खाड़ी के अरब देशों के लिए सहयोग परिषद की स्थापना 1981 में की गई थी। इसे जीसीसी भी कहा जाता है। मुख्यालय इसका रियाद, सऊदी अरब में। यह एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें 6 सदस्य शामिल हैं, जो हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। उद्देश्य है अपने सदस्यों के बीच समन्वय, एकीकरण और अंतर संबंध बढ़ाना। ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो जीसीसी भारत के तेल आयात में 35% और गैस आयात में 70% का योगदान देता है। ठीक है, ये चर्चा की हमने जीसीसी के विषय में। अब बात करेंगे कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट जारी की गई। तो इस रिपोर्ट में पशुधन क्षेत्र में सुधार के लिए कई उपायों की सिफारिश की गई है तथा संबंधित प्रमुख मुद्दों को भी उजागर किया गया है। भारत में पशुधन क्षेत्र की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। तो विश्व में पशुधन की सर्वाधिक आबादी भारत में है। यह 2022 और 23 में इसने कुल सकल मूल्यवर्धन जीवीए में 4.66% का योगदान दिया था। इस क्षेत्र में 2014 से 15 से 2022-23 तक 7.38% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से वृद्धि की। इसलिए कृषि संबंधी जीवीए में इसका योगदान 24.32% से बढ़कर 30.38% हो गया है। इस रिपोर्ट में उजागर की गई मुख्य चिंताओं के विषय में बात करते हैं। तो कम बजट आवंटन, लघु पशुधन संस्था, नस्ल सुधार संस्था और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद जैसे प्रमुख संस्थानों के लिए कम धनराशि आवंटित की जाती है। चारा और आहार संबंधी मुद्दे, तो भारत में केवल 5% कृषि योग्य भूमि पर चारा उत्पादन होता है, जबकि भारत में विश्व की 15% पशुधन आबादी है। पशुधन बीमा, तो भारत में केवल 1% पशुधन ही बीमा के तहत कवर है। अन्य मुद्दे, तो इसमें निधियों का कम उपयोग करना, कम उत्पादकता, योजनाओं में अपर्याप्त प्रगति आदि शामिल है। ठीक है, अब बात करेंगे इस रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों के विषय में। तो पशुधन को विशेष क्षेत्र यानी स्पेशल सेक्टर घोषित करना, इससे इस क्षेत्र को उचित महत्व और संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूरा करना, तो इसके तहत बल्क मिल्क कूलर्स और स्वचालित दुग्ध संग्रह इकाइयों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आवारा पशुओं के लिए सहायता, तो किसानों को अनुत्पादक पशुओं की देखभाल करने तथा गौशालाओं को वित्त पोषित करने के लिए सब्सिडी या आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। पशुधन बीमा का विस्तार करना, तो इसके तहत 53.5 करोड़ पशुधन आबादी को कवर किया जाना चाहिए। अन्य सिफारिशें देखते हैं। तो इसमें आनुवांशिक उन्नयन कार्यक्रम शुरू करना, राष्ट्रीय चारा मिशन की शुरुआत करना आदि शामिल है। पशुधन क्षेत्र के लिए भारत में शुरू की गई पहले, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसका उद्देश्य सिलेक्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से देशी नस्लों का संरक्षण और उनमें सुधार करना है। किसान क्रेडिट कार्ड और पशु स्वास्थ्य अवसंरचना कोष, इसका उद्देश्य ऋण की उपलब्धता को बढ़ाना और पशु स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना का विकास करना है। डेयरी संबंधी कार्यक्रम एनपीडीडी जैसी पहलों का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। और स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण, तो इसके तहत मुंह पका व खुरपका और ब्रुसेलोसिस की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम आदि शुरू किए गए हैं। ठीक है, बात की हमने पशुधन क्षेत्र के लिए भारत में शुरू की गई पहलों के विषय में। अब बात करेंगे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने पश्मीना प्रमाणन के लिए एडवांस्ड फैसिलिटी और नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंस सेंटर का उद्घाटन किया। तो इन केंद्रों को भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थापित किया गया है। पहले से स्थापित पश्मीना प्रमाणन केंद्र को एडवांस्ड फैसिलिटी के रूप में अपग्रेड किया गया है। नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंस सेंटर जलवायु परिवर्तन के प्रति आनुवांशिक अनुकूलन तथा रोगजनक और होस्ट जीव के बीच अंतःक्रिया पर शोध अध्ययन को बढ़ावा देगा। इसके अलावा यह केंद्र बाघों, हाथियों, नदी डॉल्फिन जैसी संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए संरक्षण रणनीतियों के विकास को भी बढ़ावा देगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग के विषय में। तो डीएनए सीक्वेंसिंग या अनुक्रमण, इसमें डीएनए अणुओं में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन नामक न्यूक्लियोटाइड्स के सटीक क्रम का पता लगाया जाता है। डीएनए सीक्वेंसिंग से वैज्ञानिकों को पता चलता है कि किसी विशेष डीएनए सेगमेंट में किस तरह की आनुवंशिक जानकारी मौजूद है। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग यानी एनजीएस, ये आनुवंशिक सूचनाओं का विश्लेषण करने का एक आधुनिक तरीका है। यह तरीका बड़ी संख्या में डीएनए या आरएनए का तेजी से अनुक्रमण कर सकता है। लाभ, जहां पुरानी तकनीक से अनुक्रमण में महीनों लग जाते थे, वहीं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से केवल कुछ दिनों में ही पूरे जीनोम का अनुक्रमण किया जा सकता है। अलग अलग क्षेत्रों में नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के मुख्य उपयोग, तो माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरिया, वायरस जैसे रोगजनकों की जीनोम सीक्वेंसिंग से रोगजनकों की पहचान करने, बीमारी के प्रसार पर नजर रखने और रोगाणुरोधी प्रतिरोध का अध्ययन करने में मदद मिलती है।
चिकित्सा अनुसंधान और जीन थेरेपी, तो कैंसर के प्रकारों की पहचान करने, वंशानुगत बीमारियों के लिए उत्तरदायी दोषपूर्ण जीन को बदलने और शरीर में सटीक अंग तक दवा पहुंचाने में सहायता मिलती है। वन्यजीव संरक्षण, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से वन्य जीवों की आबादी के आनुवांशिक स्वास्थ्य, विविधता, विकासवादी इतिहास, रोग निगरानी और अवैध व्यापार का पता लगाने में मदद मिलती है। साथ ही यह तकनीक जलवायु परिवर्तन का जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करने में भी सहायक है। ठीक है। कृषि, फसल जीनोम की सीक्वेंसिंग से फसल किस्मों का सूखा सहिष्णु बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के डीएनए का विश्लेषण करके पर्यावरण अनुकूल कीट नियंत्रण तरीकों की खोज की जा सकती है। अब बात करेंगे पश्मीना कश्मीर का गोल्डन फाइबर है इसके विषय में। तो लद्दाख की चांगथांगी बकरियों से ऊन प्राप्त किया जाता है और बुनाई के बाद उसे पश्मीना कहा जाता है। इस उत्पाद को 2019 में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला था। यह अति महीन 12 से 16 माइक्रोन कश्मीरी ऊन है। इसकी पारंपरिक रूप से हाथ से कताई और बुनाई की जाती है। श्रीनगर में पश्मीना परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन केंद्र की स्थापना की गई है। यह केंद्र पश्मीना की प्रामाणिकता और सख्त परीक्षण प्रोटोकॉल का पालन करके गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये बात की हमने पश्मीना के संबंध में। बात करेंगे अब अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है हमारी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो गुजरात का मसाली गांव भारत का पहला सीमावर्ती सौर ऊर्जा गांव यानी सोलर विलेज बन गया है। इस गांव की 100% बिजली आवश्यकता गांव में ही उत्पादित सौर ऊर्जा से पूरी होती है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत इस गांव के सभी घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप स्थापित कर दिए गए हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के विषय में जानते हैं। तो यह योजना 2024 में शुरू की गई। नोडल मंत्रालय, तो केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। वित्त वर्ष 2026 से 27 तक इसकी योजना अवधि है और उद्देश्य है घरों पर रूफटॉप सोलर स्थापित करने वाले 1 करोड़ परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना। ठीक है, अब बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र तांत्रिक न्याय परिषद के विषय में। तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन बी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र तांत्रिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके विषय में जानते हैं। तो इसकी स्थापना की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के आंतरिक न्याय प्रणाली में स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महासभा ने आंतरिक न्याय परिषद की स्थापना की है। संरचना है इसके, इसमें 5 सदस्य होते हैं। यह है कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि, प्रबंधन का एक प्रतिनिधि, 2 बाहरी न्यायविद और एक अध्यक्ष है। नियुक्ति महासचिव द्वारा सदस्यों की नियुक्ति की जाती है और कार्य है इस परिषद को संयुक्त राष्ट्र विवाद अधिकरण और संयुक्त राष्ट्र अपीलीय अधिकरण में न्यायाधीशों के रिक्त पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों को खोजने का कार्य सौंपा गया है। यह महासभा को संयुक्त राष्ट्र न्याय प्रणाली के प्रशासन पर भी अपने विचार प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो ये बात की हमने यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल के विषय में। अब बात करेंगे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के विषय में। तो सुप्रीम कोर्ट ने आवाज और अन्य बनाम आरबीआई मामले में एनसीडीआरसी के 2008 के फैसले को खारिज कर दिया है। एनसीडीआरसी ने अपने फैसले में बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड के बकाया पर 30% से अधिक ब्याज वसूलने को अनुचित व्यवसाय गतिविधि मानते हुए इस पर रोक लगा दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान निर्णय के बाद क्रेडिट कार्ड के बकाया पर 30% से अधिक ब्याज वसूला जा सकता है। ठीक है, अब इसके विषय में देखते हैं। तो इसकी स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 1988 में की गई थी। यह एक अर्ध न्यायिक आयोग है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या हाई कोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश करता है। एनसीडीआरसी के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है और कार्य है इसके 2 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाले मामलों पर विचार करना, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों या जिला उपभोक्ता फोरम्स के आदेशों के खिलाफ अपील सुनना और उनके निर्णयों का पुनरीक्षण करना। ठीक है, अब बात करेंगे घरों से वायु प्रदूषण। तो घरों में अलग अलग स्रोतों से PM 2.5 उत्सर्जन पर नजर रखने वाला हालिया अध्ययनों ने इंडोर वायु प्रदूषण का विश्लेषण किया है। इन अध्ययनों के अनुसार श्रीनगर, कानपुर और इलाहाबाद सहित 29 शहरों में PM 2.5 प्रदूषण में घरों से होने वाले उत्सर्जन की अधिक भूमिका है। घरेलू या इंडोर वायु प्रदूषण के विषय में जानते हैं। तो यह घरों के भीतर की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाला वायु प्रदूषण है। स्रोत है केरोसिन, बायोमास जैसे इनएफिशिएंट व प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन का उपयोग, कैमरों में वेंटिलेशन नहीं होना या कम होना आदि। प्रकार, इनएफिशिएंट स्टोव को जलाने से ब्लैक कार्बन और मीथेन का उत्सर्जन होता है। ब्लैक कार्बन और मीथेन अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक हैं। ये वायुमंडल में कम समय तक बने रहने के बावजूद उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता वाले प्रदूषक हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव जानते हैं। तो इंडोर प्रदूषण से स्ट्रोक, इस्केमिक हृदय रोग और फेफड़ों का कैंसर होने का खतरा
रहता है, महिलाओं और बच्चों के इससे अधिक प्रभावित होने की आशंका रहती है क्योंकि उनका अधिकांश समय घरों के भीतर बीतता है। इंडोर वायु प्रदूषण से निपटने से संबंधित पहले राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पीएम उज्ज्वला योजना जैसी पहले आरंभ की गई हैं। ठीक है, अब बात करेंगे बायो बिटुमेन के विषय में। तो केंद्रीय परिवहन मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के नागपुर मनसर बाईपास सेक्शन पर बायो बिटुमेन से बने भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया। बिटुमेन कच्चे तेल के आसमान से प्राप्त एक काला पदार्थ है। यह चिपचिपा होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सड़क बनाने और जलरोधक बनाने में किया जाता है। यह कार्बनिक तत्वों से बना होता है। इस तरह यह बिटुमेन का पेट्रोलियम मुक्त विकल्प है। बायो बिटुमेन के उदाहरण है बायोचार, पराली, लिग्निन, बायोऑयल आदि। इसका उपयोग बिटुमेन के बदले या फिर बाइंडर मिश्रण में बिटुमेन की मात्रा को कम करने के लिए किया जा सकता है। लाभ की बात करें तो बिटुमेन के आयात में कमी आएगी, पराली जलाने की समस्या से निजात मिलेगी और बायो इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा आदि। सड़क निर्माण के लिए अन्य संधारणीय तरीके हैं कॉपर स्लैग, जियोटेक्सटाइल, कोल्ड असफाल्ट मिश्रण और आदि। ठीक है, अब बात करेंगे डेनाली फॉल्ट के विषय में। तो नए शोध से पता चलता है कि डेनाली फॉल्ट के समानांतर 3 साइट्स किसी समय लघु संयुक्त भूगर्भिक स्थलाकृति थी। अवस्थिति की बात करें तो डेनाली फॉल्ट अलास्का यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक प्रमुख स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है। यह प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर पेटी की व्यापक टेक्टोनिक गतिशीलता का हिस्सा है। ठीक है, इसके प्रकार जानते हैं। तो भ्रंश पृथ्वी की भूपरपट्टी की चट्टानों में तीव्र दरार है। प्रकार है नॉर्मल फोल्ड, तो यह तब बनता है जब फोल्ड के ऊपर की चट्टान नीचे की चट्टान के सापेक्ष नीचे की ओर खिसकती है। रिवर्स फोल्ड, इसमें फोल्ड प्लेन के ऊपर स्थित चट्टान का ब्लॉक और ऊपर की ओर हो जाता है और नीचे के ब्लॉक के ऊपर चला जाता है। स्ट्राइक स्लिप फोल्ड, यह तब बनता है जब दो प्लेट क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से आगे बढ़ती है। ऑब्लिक स्लिप फोल्ड, तो इस भ्रंश के दौरान दोनों तरफ एक एक ब्लॉक्स एक साथ दो अलग अलग दिशाओं में संचालित होते हैं तथा स्ट्राइक स्लिप घटक के साथ नॉर्मल या रिवर्स फ्लोटिंग दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, बात करेंगे कच्छ का रण जो कि गुजरात में है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने पर्यटकों को रण उत्सव के लिए कच्छ के रण में जाने का सुझाव दिया है। इसके विषय में देखते हैं। तो प्राचीन भूवैज्ञानिक बदलावों के कारण अरब सागर का यह उथला क्षेत्र अब मौसमी लवणीय दलदल और मरुस्थलीय क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। भौगोलिक विशेषताएं हैं, यह भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच फैला हुआ है। इसमें ग्रेट रण और लिटिल रण शामिल है। जैव विविधता, यहाँ जंगली गधा अभ्यारण्य स्थित है। यह स्थान भारतीय जंगली गधे यानी खुर का एकमात्र प्रियावास है। कच्छ का रण बेलनाकार मिट्टी के भूगों वाली आदिवासी बस्तियों, कच्छी, कढ़ाई, रोगन चित्रकला आदि का केंद्र है। जो हमारी ये रोगन चित्रकला है इसको जीआई टैग भी प्राप्त है। ठीक है, अब बात करेंगे मम्पस रोग के विषय में। तो तमिलनाडु ने केंद्र सरकार से सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में मम्पस रोग का टीका शामिल करने का अनुरोध किया। यूपीआई के तहत 12 बीमारियों के खिलाफ निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। इसमें देश भर की 9 बीमारियां शामिल हैं जैसे डिप्थीरिया, टिटनेस, पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस बी आदि। इसके अतिरिक्त इसमें विशिष्ट क्षेत्रों में रोटावायरस, डायरिया, न्यूमोकोकल निमोनिया और जापानी एन्सेफलाइटिस के खिलाफ भी टीकाकरण शामिल है। अब देखते हैं इसके विषय में। तो यह एक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है और यह आमतौर पर हल्का और स्वसीमित होता है। यह बच्चों और वयस्क युवाओं से संबंधित एक गंभीर बीमारी है। लक्षण है जबड़े में दर्दनाक सूजन, बुखार, थकान, भूख न लगना और सिर दर्द। फैलाव, मम्पस वायरस के लिए केवल मनुष्य होस्ट है। यह रोग संक्रमित व्यक्ति के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से या संक्रमित व्यक्तियों के ऊपरी श्वसन पथ से हवा में निकली ड्रॉपलेट से फैलता है। ठीक है, बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की जो है लेसोथो, राजधानी है इसकी मासेरू। तो भारत ने खाद्य सुरक्षा और पोषण का समर्थन करने के लिए मानवीय सहायता के रूप में लेसोथो को 1000 मीट्रिक टन चावल सहायता के रूप में भेजा है। यह एक स्थलरूप देश है। लेसोथो पूरी तरह से दक्षिणी अफ्रीका के भीतर अवस्थित है। इसे द माउंटेन किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। भौगोलिक विशेषताएं तो पर्वत है ड्रेकन्सबर्ग और मालोटी पर्वतमाला, नदियां है ऑरेंज नदी और यह दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह लेसोथो उच्च भूमि से निकलती है। ठीक है, बात की हमने लेसोथो की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया है। ठीक है, अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।